अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। आज हमारा एमडी कैट फिजिक्स लेक्चर सीरीज़ का वेव्स का लेक्चर नंबर 02 है। बहुत इंपॉर्टेंट लेक्चर है जिसके अंदर मैं आप लोगों को एमडी कैट के पास्ट पेपर के एमसीक्यूज भी सॉल्व करवाऊंगा और एंड पे असाइनमेंट के क्वेश्चंस दूंगा। हर पॉइंट एमसीक्यूज होगा। फुल कंसंट्रेशन के साथ आप लोगों ने ये लेक्चर सुनना है। सबसे पहले हम बात करते हैं स्पीड ऑफ साउंड की। यही आज हमारा टॉपिक भी होगा और फैक्टर्स हम देखेंगे कि साउंड की स्पीड के ऊपर कौन कौन से इफेक्ट करते हैं। वाइब्रेटिंग बॉडी साउंड प्रोड्यूस करती हैं। तीन चीज़ें होती हैं साउंड को डिटेक्ट करने के लिए। वाइब्रेटिंग बॉडी जो कि साउंड प्रोड्यूस कर रही है, मीडियम होना चाहिए साउंड की प्रोपागेशन के लिए, और आगे कोई लिसनर होना चाहिए साउंड को डिटेक्ट करने के लिए। तो ये तीन चीज़ें हैं साउंड को डिटेक्ट करने के लिए। साउंड वेव्स की अगर बात की जाए तो इनकी नेचर लॉन्गिट्यूडिनल है और ये 3 डायमेंशनल में प्रोपागेट होती हैं एयर के अंदर। ये बेसिकली कंप्रेशन और रेयरफेक्शन की फॉर्म में प्रोपागेट होती है। जहाँ पर मालिक्यूल्स मीडियम के करीब करीब हों, ओवर क्राउडेड हैं, उनको हम कहते हैं कंप्रेशन। और जहाँ जहाँ मालिक्यूल्स एक दूसरे से अवे हो जाते हैं उसको हम कहते हैं रेयरफेक्शन। तो लॉन्गिट्यूडिनल वेव्स बेसिकली कंसिस्ट होती है कंप्रेशन और रेयरफेक्शन पे। कंप्रेशन वो रीजन है जहाँ पे पार्टिकल मीडियम के ओवर क्राउडेड होंगे, और रेयरफेक्शन वो वाला रीजन होता है मीडियम का जहाँ पे पार्टिकल्स आपस में लीस्ट ओवर क्राउडेड होते हैं। साउंड वेव्स तमाम वेव्स की प्रॉपर्टीज़ को ओबे करती हैं, जिसके अंदर रिफ्लेक्शन, रिफ्रैक्शन, डिफ्रैक्शन, इंटरफेरेंस आ जाती है। मगर साउंड वेव्स को, लॉन्गिट्यूडिनल वेव्स हैं तो इनको पोलराइज नहीं किया जा सकता, यानी कि पार्टिकल्स इनके ऑसिलेशंस ऑलरेडी ही एक डायमेंशन में होती है। हम उसको आगे कन्फाइन नहीं कर सकते वन डायमेंशन में, क्योंकि वो ऑलरेडी ही एक डायमेंशन में कन्फाइन होती है। ट्रांसफ़र वेव्स जो हैं वो पोलराइज्ड हो सकती हैं। स्पीड ऑफ साउंड की अगर हम बात करें तो v इक्वल टू एफ लैम्डा, ये फार्मूला तमाम वेव्स की मोशन के लिए अप्लाई होता है उनकी स्पीड निकालने के लिए। जबकि अगर हमने ट्रांसफर वेव्स की स्पीड निकालनी हो तो उसका ये फार्मूला है, t हमारे पास टेंशन है और m हमारे पास मैस पर यूनिट लेंथ है। ये यूनिट लेंथ सेंटीमीटर में अगर हो तो आपने मीटर में कन्वर्ट कर लेना है। ट्रांसवर्स वेव्स में याद रखेंगे पार्टिकल की ऑसिलेशन जो है वो वेव की डायरेक्शन के परपेंडिकुलर होती है। लॉन्गिट्यूडिनल वेव्स की स्पीड निकालने का ये फार्मूला है E ओवर रो, और E इलास्टिक मॉडुलस ऑफ मीडियम होता है और रो डेंसिटी ऑफ द मीडियम होता है। तो ये आपने फ़र्क याद रखना है ट्रांसफर वेव्स और लॉन्गिट्यूडिनल वेव्स की स्पीड के फार्मूलाज में। अब एक क्वेश्चन हम डिस्कस करते हैं पास पेपर में से। हमें ये एक डायग्राम के अंदर वेव नज़र आ रही है, फ्रिक्वेंसी इसकी उन्होंने हमें दी हुई है 250 हर्ट्ज, वेलोसिटी इसकी वो पूछ रहा है, और हमें पता है कि वेलोसिटी का फार्मूला, ये ऑप्शंस हैं। अब हमें पता है वेलोसिटी का फार्मूला होता है एफ लैम्डा। लैम्डा हमें नहीं गिवन, तो लैम्डा हमें पता है कि एक वेव लेंथ में जितना डिस्टेंस कवर होता है वो वेव लेंथ होती है लैम्डा। तो अब ये देखेंगे यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस 1 सेंटीमीटर है, ये 2 सेंटीमीटर होगा, ये 3, तो इधर तक 4 सेंटीमीटर। अब ये देखें वेव इधर से जनरेट हुई है, इस तरह जाके यहाँ पे एक वेव कंप्लीट हुई है। तो यहाँ तक का कितना डिस्टेंस है, 4 सेंटीमीटर। तो वेव लेंथ हमारे पास 4 सेंटीमीटर है, उसको मीटर में कर लेंगे, फ्रिक्वेंसी से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास 10 मीटर पर सेकंड वेव की स्पीड आ जाएगी। अब एक और क्वेश्चन देखते हैं जिसके अंदर हमें टेंशन भी गिवन है और उसने मैस पर यूनिट लेंथ दे दिया है। तो हमसे वो पूछ रहा है ट्रांसवर्स वेव की स्पीड। तो ट्रांसफर वेव की स्पीड का भी मैंने आपको फार्मूला बताया था, ये वाला था। तो इसमें टेंशन भी हमें गिवन है, मगर उसने मैस देखें, जो हमें मैस पर यूनिट लेंथ गिवन है वो हमें सेंटीमीटर में है। तो नीचे सेंटीमीटर है, सेंटीमीटर में 10⁻² मीटर होते हैं। ये देखें ना, केजी पर सेंटीमीटर। तो आप लोग इसकी जगह 10⁻² लिख देंगे सेंटीमीटर की जगह, तो ये केजी पर मीटर में कन्वर्ट हो जाएगा। 10⁻² ऊपर जाके +2 हो जाएगा, -6 में से +2 करेंगे तो 10⁻⁴ बचेगा। तो ये मैथ्स आ गया। आप सिंपल फार्मूलाज के अंदर आपने वैल्यूज़ प्लग इन करनी है, टेंशन और नीचे मैथ्स पर यूनिट लेंथ पुट करें इस फार्मूले में वैल्यूज़। तो ये 4 को 100 से काट दें तो 25 आएगा, और ये 10⁻⁴ ऊपर जाके 10⁻+4 हो जाएगा। 25 का रूट 5 होता है, 10⁻⁴ का रूट 10⁻² होता है। तो जब हम 5 को 10⁻² से मल्टीप्लाई करेंगे तो 500 मीटर पर सेकंड हमारे पास आंसर, जो कि सी ऑप्शन में है। अब स्पीड ऑफ साउंड डिफरेंट मीडिया में देखते हैं, इधर से भी एमसीक्यूज आता है। ये हमारे पास गैसेज, कुछ गैसेज हैं उनके अंदर 20 डिग्री सेंटीग्रेड पे स्पीड ऑफ साउंड है। हाइड्रोजन में मैक्सिमम होती है। इस तरह आपने देख लिया करना है मैक्सिमम किस में और मिनिमम किस में है। जैसा कि इस केस में मैक्सिमम स्पीड हाइड्रोजन के अंदर और मिनिमम कार्बन डाइऑक्साइड के अंदर है। इसी तरह ये कुछ लिक्विड्स हैं जिनमें 25 डिग्री सेंटीग्रेड पे स्पीड ऑफ साउंड मेंशन है, जिनमें इनमें भी अगर आप देखें तो हाईएस्ट जो स्पीड ऑफ साउंड है वो ग्लिसरीन के अंदर है, और जो हमारे पास मिनिमम है वो आप चेक कर सकते हैं कि मिथाइल अल्कोहल के अंदर है। तो बस मैक्सिमम मिनिमम वैल्यूज आपने देख लेनी है। इसी तरह ये सॉलिड्स, कुछ सॉलिड्स हैं उनके अंदर 20 डिग्री सेंटीग्रेड पे स्पीड ऑफ साउंड मेंशन है। आपको नजर आ रहा है कि हाईएस्ट आयरन के अंदर है, तो ये इस तरह आपने देख लिया करना, और मिनिमम रबर के अंदर है। तो साइडेड इन्फॉर्मेशन बिल्कुल आपने इग्नोर नहीं करनी। अब हम न्यूटन का फार्मूला देखते हैं। उसने कहा था कि जो लॉन्गिट्यूडिनल वेव्स होती हैं, जिस तरह के साउंड भी लॉन्गिट्यूडिनल वेव्स दिया, इलास्टिक मीडियम के अंदर उनकी वेलोसिटी इस फार्मूला से कैलकुलेट की जाती है।
अब अगर हम बात करें ई वही है, इलास्टिक मॉडुलस रो डेंसिटी है। कुछ फैक्ट्स याद रखें कि ये जो वेलोसिटी वेव की होती है, ये अगर एक सेम मीडियम है तो ये फिक्स रहती है, यानी वेलोसिटी जो वेव की होती है ये मटीरियल कांस्टेंट होती है। वेव वेलोसिटी जो है ये वेव लेंथ पे डिपेंड नहीं करती, ना ही फ्रिक्वेंसी पे डिपेंड करती है, ना इंटेंसिटी भी। सेम मीडियम के अंदर वेव की स्पीड सेम होगी, फ्रिक्वेंसी और वेव लेंथ में इन्वर्स रिलेशन होगा। जब हमारे पास वेव मीडियम चेंज करेगी तो तब उसकी वेलोसिटी भी चेंज हो जाएगी, वेव लेंथ भी चेंज हो जाएगी, मगर फ्रिक्वेंसी कांस्टेंट रहेगी। तो जब मीडियम चेंज वेव करती है तो उसकी फ्रिक्वेंसी सेम रहती है और वेलोसिटी और वेव लेंथ में डायरेक्ट रिलेशन होता है, ये आपने याद रखना है। अब ये देखें कि वेलोसिटी ऑफ लॉन्गिट्यूडिनल वेव्स अगर भी हमने देखा था ई ओवर रो, और अगर हम बात करें सॉलिड्स की, ई ओवर रो की रेशियो ज़्यादा होती है लिक्विड की निस्बत और इसकी ज़्यादा होती है गैसेस की निस्बत। तो यूँ हमारे पास सॉलिड मीडियम के अंदर, अगर सॉलिड मीडियम होगा तो उसमें वेव की स्पीड ज़्यादा होगी लिक्विड मीडियम की निस्बत, और लिक्विड मीडियम में स्पीड ज़्यादा होगी गैशियस मीडियम की निस्बत। तो ये आप लोगों ने याद रखना है, मीडिया का इफेक्ट देखना है स्पीड ऑफ साउंड पे तो या लॉन्गिट्यूडिनल वेव्स पे। अब ये एक एमसीक्यूज है आप लोगों के साथ पास पेपर का मैं डिस्कस कर रहा हूँ। स्पीड ऑफ साउंड वैक्यूम में कितनी होगी 0 डिग्री सेंटीग्रेड पे? तो 0 डिग्री सेंटीग्रेड पे देखते ही बच्चे 332 मीटर पर सेकंड पे टिक लगा देते हैं। जबकि देखें साउंड वेव्स जो है उनको मीडियम चाहिए, ये मैकेनिकल वेव्स हैं, तो मीडियम जब वैक्यूम के अंदर तो होते ही नहीं, एयर ही नहीं है, तो इसलिए इसका ऑप्शन डेल्टा है 0 मीटर पर सेकंड। तो आपने बड़ा केयरफुली क्वेश्चन को डील करना है। अब सॉलिड्स के अंदर अगर हम बात करें तो मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी यंग्स मॉडुलस की इक्वल होता है। तो न्यूटन के फार्मूला में जो कि स्पीड ऑफ साउंड लॉन्गिट्यूडिनल वेव्स के लिए था ई ओवर रो था, तो इलास्टिक मॉडुलस को आपने यंग्स मॉडुलस से रिप्लेस कर देना सॉलिड के केस में, अगर मीडियम सॉलिड होगा। और इसी तरह अगर लिक्विड मीडियम है तो उसमें इलास्टिक मॉडुलस यानी ये इक्वल होता है बल्क मॉडुलस बी के। तो आपने न्यूटन के फार्मूला में ये ई की जगह बी लिख देना है, बल्क मॉडुलस। ये लिक्विड के केस के लिए वेलोसिटी ऑफ साउंड है या लॉन्गिट्यूडिनल वेव्स है। और गैसेस के केस में अगर हम बात करें तो अब ये चीज़ याद रखनी है, गैसेस के अंदर न्यूटन ने स्पीड ऑफ साउंड का प्रोसेस एक्सप्लेन किया था। बच्चे यहाँ पे समझ रहे होते हैं कि न्यूटन ने स्पीड ऑफ साउंड कैलकुलेट की थी, कैलकुलेट तो ये ऑलरेडी थी 332 मीटर पर सेकंड गैसेस एयर के अंदर स्पीड ऑफ साउंड। तो न्यूटन ने वो प्रोसेस एक्सप्लेन किया था कि किस प्रोसेस के थ्रू स्पीड साउंड जो है वो ट्रैवल करती है एयर में। तो इसने कहा था कि जब साउंड ट्रैवल करती है एयर में से तो एयर का टेम्परेचर सेम रहता है, यानी आइसोथर्मल प्रोसेस है। तो उस केस में फिर इसने कहा ये इलास्टिक मॉडुलस जो था एयर का, इसको इक्वल प्रूव किया था प्रेशर के, ये बकायदा पूरी डेरिवेशन है। तो यहाँ से आपने याद रखना है कि ये न्यूटन ने क्या अजम्पशन ली थी। फिर जब न्यूटन ने अपनी आइसोथर्मल कंडीशंस की अजम्पशन लगाते हुए कैलकुलेट की स्पीड ऑफ साउंड, तो वो एक्सपेरिमेंटल रिजल्ट की इक्वल ना आई, यानी वो तो 332 मीटर पर सेकंड एक्चुअल में साउंड की स्पीड है एयर में, जो न्यूटन ने निकाली थी वो 280 थी। तो लैपलेस ने कहा था कि जब साउंड ट्रैवल करती है एयर में से तो टेम्परेचर सेम नहीं रहता। इसने कहा था कि ये एडियाबैटिक प्रोसेस है, तो ये आगे मैं आपको बताता भी हूँ। इसने कहा था कि जब साउंड ट्रैवल करती है तो कंप्रेशन और रेयरफेक्शन की फॉर्म में ट्रैवल करती है। अब जहाँ पर कंप्रेशन होती है वहाँ पे हीट जनरेट होती है। अब आगे जहाँ पे रेयरफेक्शन होती है वहाँ पे हीट इस तरह जनरेट नहीं होती, कूलिंग हो रही होती है। तो यहाँ इस तरह इसने कहा था कि टेम्परेचर सेम नहीं रहता एयर का जब साउंड ट्रैवल करती है, मगर ये कंप्रेशन और रेयरफेक्शन इतने तेज़ी से हो रहे होते हैं कि हीट को टाइम ही नहीं मिलता फ्लो करने के लिए। इस कंप्रेशन से रेयरफेक्शन की तरफ हीट फ्लो नहीं करती क्योंकि ये बड़ा तेज़ी से प्रोसेस हो रहा होता है। तो एडियाबैटिक प्रोसेस वो ही है जिसमें ना हीट एंटर हो ना लीव करे, यानी कंप्रेशन के अंदर हीट लीव नहीं करेगी रेयरफेक्शन की तरफ। ठीक है, तो ये हमारे पास इसने लैपलेस ने कहा था कि ये एडियाबैटिकल प्रोसेस है। तो एडियाबैटिक प्रोसेस के थ्रू इसने इलास्टिक मॉडुलस ई को गैमा पी के इक्वल प्रूव किया था। और यहाँ से अब इसने ये जो डेंसिटी थी उसको अगर आप मैस ओवर वॉल्यूम लिखें तो फाइनल रिजल्ट आपके पास ये आता है। ये थोड़ा आपने फाइनल रिजल्ट याद रखना, और इसको आप लोगों की ये असाइनमेंट है कि आपने ये गैमा पी ओवर रो से ये फाइनल रिजल्ट देखना है कि किस तरह से आया है। यहाँ से टी से मुराद एब्सोल्यूट टेम्परेचर है, याद रखें जो कैपिटल टेम्परेचर जब कभी भी आप देखेंगे वो एब्सोल्यूट टेम्परेचर होता है और वो हमेशा केल्विन में लेना है। एन से मुराद एवोगैड्रो नंबर है, आपको पता है ये एक फिक्स नंबर होता है। ये बोल्ट्जमैन कांस्टेंट के है, जब भाई आपको आर यूनिवर्सल गैस कांस्टेंट उससे डिवाइड हो रहा हो एवोगैड्रो नंबर, आर ओवर एन की रेशियो को बोल्ट्जमैन कांस्टेंट के कहते हैं। बाकी थर्मोडायनामिक के लेक्चर्स के अंदर मैं आपको इसकी वैल्यूज जो ना डिटेल बताऊंगा। रैम से मुराद है मोलर मैथ। तो सिंपल आप याद रखें कि एडियाबैटिक प्रोसेस में ना हीट एंटर होती है ना लीव कहती है ना लीव करती है। लैपलेस ने कहा था कि साउंड ट्रैवल करती है एडियाबैटिकली एयर में से, तो इसने V इक्वल टू गैमा पी ओवर रो ये वाला फार्मूला, इस फार्मूले से जब हम कैलकुलेशंस की तो हमने तो एग्जैक्ट आंसर आ गया स्पीड ऑफ साउंड का। तो आर यूनिवर्सल गैस कांस्टेंट है, और ये हमारे पास एम देख लें कि मैस मोलर मैस ओवर एवोगैड्रो नंबर, ये स्मॉल एम मैस ऑफ वन मॉलिक्यूल।
अब न्यूटन के और लैपलेस के फार्मूलाज को मैं कंपेयर करता हूँ, आपको और पिक्चर क्लियर हो जाएगी। न्यूटन ने कहा था कि आइसोथर्मल प्रोसेस है जो साउंड एयर में से ट्रैवल करती है, मतलब कि एयर का टेम्परेचर कांस्टेंट रहता है, चेंज इन टेम्परेचर जीरो होती है। और हमें पता है कि बॉयल्स लॉ एप्लीकेबल होता है जब हमारे पास टेम्परेचर कांस्टेंट रहता है, तो वो पी वी इक्वल टू कांस्टेंट प्रेशर और वॉल्यूम का इन्वर्स रिलेशन है आपस में। और अगर हम न्यूटन के फार्मूला के तहत देखें, ई ओवर रो लॉन्गिट्यूडनल वेव की स्पीड निकालने के लिए फार्मूला था, और इसने कहा था कि इलास्टिक मॉडुलस बेसिकली आइसोथर्मल मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी है, और इसने इक्वल प्रूव किया था इसको प्रेशर के। तो यूं अगर हम इसके प्रेशर ऑफ एयर पुट करें और डेंसिटी ऑफ एयर पुट करें तो 280 मीटर पर सेकंड न्यूटन की अजम्पशंस के तहत स्पीड ऑफ साउंड आई थी, मगर एक्चुअल में ये 332 मीटर पर सेकंड होती है। तो एरर अगर हम कैलकुलेट करें इस तरह से तो वो 16% एरर आया था न्यूटन की अजम्पशंस के तहत जो स्पीड ऑफ साउंड निकाली गई थी। अब इसके ऑन दी अदर एंड लैपलेस ने कहा था कि ये एडियाबैटिक प्रोसेस है, बेसिकली जो कंप्रेशन और रेयरफेक्शन में ये साउंड ट्रैवल कर रही होती है, ये बड़ा तेज़ी से प्रोसेस हो रहा होता है, हीट को टाइम ही नहीं मिलता फ्लो करने के लिए, और ओवरऑल एयर का टेम्परेचर सेम नहीं रहता क्योंकि कंप्रेशन में हीट जनरेट होती है, रेयरफेक्शन में हीट जनरेट नहीं होती, तो टेम्परेचर सेम नहीं रहता, मगर हीट फ्लो नहीं करती कंप्रेशन से साथ वाले रेयरफेक्शन की तरफ। तो टेम्परेचर इसने कहा था कांस्टेंट नहीं रहता, तो जब टेम्परेचर कांस्टेंट ना हो तो बॉयल्स लॉ की ये शेप बन जाती है पी वी गैमा इक्वल टू कांस्टेंट, यानी प्रेशर इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होता है वी की पावर गैमा, और गैमा हमारे पास मोलर स्पेसिफिक हीट की रेशियोज हैं कांस्टेंट प्रेशर और कांस्टेंट वॉल्यूम पे। ये मैं आपको डिटेल में थर्मोडायनामिक्स में बताऊंगा, अभी सिर्फ आप इसकी वैल्यूज़ याद कर लें, सीपी ओवर सीवी होता है गैमा। और बाकी आपने साइडेड टेबल होगा, वहाँ से आपने मोनोटॉमिक डाई एटॉमिक और ट्राई एटॉमिक गैस के लिए गैमा के वैल्यूज़ भी देख लेने हैं। बाकी ये डिग्री ऑफ फ्रीडम से निकालने में आप लोगों को थर्मोडायनामिक में समझाऊंगा। तो यहाँ से आप देखें, अगर आप स्पीड ऑफ साउंड न्यूटन का फार्मूला इलास्टिक मॉडुलस ओवर डेंसिटी था, तो ये एडियाबैटिक मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी हो जाएगा लैपलेस के कंडीशंस के तहत, और ये एडियाबैटिक इलास्टिक मॉडुलस इक्वल होगा गैमा पी के, ये इसने प्रूव किया था। और गैमा रूट अगर बाहर निकालें पी ओवर डेंसिटी, ये ऑलरेडी न्यूटन के फार्मूला के तहत इसका आंसर 280 आया था। और गैमा का वैल्यू अगर हम पुट करें 1.42, गैमा मोनोटॉमिक डाई एटॉमिक ट्राई एटॉमिक गैसेस के लिए इसकी वैल्यूज़ अलग अलग होती हैं, टेबल से देख लेनी है। तो डाई एटॉमिक गैस के लिए 1.42 है, ये वैल्यू पुट करेंगे तो हमारे पास तकरीबन वही आंसर आ गया जो स्पीड ऑफ साउंड एक्चुअल में होती है, जो एक्सपेरिमेंट्स के थ्रू कैलकुलेट की गई थी। तो इसका मतलब ये हुआ कि लैपलेस की करेक्शन ठीक थी, और आगे हम फर्दर हम जो फार्मूला स्पीड ऑफ साउंड के लिए यूज़ करेंगे वो यही हो गई है लैपलेस वाला गैमा पी ओवर रो, क्योंकि इसने ई को, ये जो ई था इसको रिप्लेस कर दिया था गैमा पी से एडियाबैटिक प्रोसेस में। तो यहाँ से अब एक एमसीक्यूज आता है, आपसे इलास्टिक मॉडुलस की रेशियोज पूछी जाती है, आइसोथर्मल इलास्टिक मॉडुलस और एडियाबैटिक इलास्टिक मॉडुलस, दोनों की रेशियो अगर आप देखें तो न्यूटन ने आइसोथर्मल इलास्टिक मॉडुलस को प्रेशर की इक्वल प्रूव किया था, और जो हमारे पास लैपलेस था इसने एडियाबैटिक मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी को गैमा पी के इक्वल पुट किया था। तो पी पी से कट के 1 ओवर गैमा की इक्वल रेशियो आती है आइसोथर्मल मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी की एडियाबैटिक मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी से, और गैमा में पता है सीपी ओवर सीवी हो, तो उसकी वैल्यू पुट करेंगे तो सीवी ओवर सीपी आ जाएगा। तो अब ये डिपेंड करता है कि उसने आंसर कैसे दिए हुए हैं, 1 ओवर गैमा की फॉर्म में या सीवी ओवर सीपी की फॉर्म में। इसी तरह इसका आप लोग रिवर्स भी कर सकते हैं कि एडियाबैटिक मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी की आइसोथर्मल मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी से भी वो रेशियो पूछ सकता है जो कि गैमा की इक्वल आएगी, और ये सीपी ओवर सीवी होता है। तो ये दो एमसीक्यूज थे जो आ सकते हैं। अब हम फ्रीक्वेंसी की बेस पे साउंड की टाइप्स देखते हैं। वो वाली साउंड जिनकी फ्रीक्वेंसी लेस देन 20 हर्ट्ज होगी, ये ह्यूमन नहीं सुन सकते, इसको इंफ्रासोनिक कहते हैं। और वो वाली साउंड जिसकी फ्रीक्वेंसी 20 हर्ट्ज और 20 किलो हर्ट्ज के दरमियान होगी उसको ऑडिबल कहते हैं, क्योंकि ये ह्यूमन सुन सकते हैं। और साउंड की जिसकी फ्रीक्वेंसी ग्रेटर दैन 20 किलो हर्ट्ज होगी उसको अल्ट्रासोनिक कहते हैं। तो ये जो ह्यूमन बींग्स है ये भी नहीं सुन सकते। इंसान 20 हर्ट्ज से 20 किलो हर्ट्ज के दरमियान फ्रीक्वेंसी जो साउंड वेव इस फ्रीक्वेंसी की रेंज में लाई करती है वो सुन सकते हैं। अब यहाँ से आपने एक चीज़ याद रखनी है बड़ी इंपॉर्टेंट, मैंने आपको लास्ट लेक्चर में भी समझाया था, सेम मीडियम के अंदर स्पीड ऑफ साउंड चेंज नहीं होती। अब अगर जैसे एक एमसीक्यूज देखें पास पेपर वाला, विच ऑफ द फॉलोइंग हैज ग्रेटर स्पीड इन एयर, तो अब देखें एयर मीडियम सेम है, तो आप लोगों ने कहना है कि स्पीड इसमें सेम है, तो आप लोगों ने डी ट्रैक नहीं होना है, आप लोगों ने कॉन्सेप्ट्स अपने क्लियर रखने हैं। आगे आप देखें विच ऑफ द फॉलोइंग हैज ग्रेटर स्पीड इन ग्राउंड, अब मीडियम चेंज हो गया एयर टू ग्राउंड, तो ग्राउंड के अंदर याद रखें मैंने आपको कहा था कि जब मीडियम चेंज होता है तो फ्रिक्वेंसी सेम रहती है, तो जब अब फ्रिक्वेंसी सेम रहती है तो ये देखें एफ इक्वल आ जाएगा वी ओवर लैम्डा, ये दोनों रेशियो में है, तो स्पीड और वेव लेंथ का आपस में डायरेक्ट रिलेशन होता है जब फ्रीक्वेंसी कांस्टेंट हो। तो जब मीडियम चेंज होगा फ्रीक्वेंसी सेम रहती है, वेलोसिटी और वेव लेंथ में डायरेक्ट रिलेशन है। अब सबसे बड़ी वेव लेंथ है इंफ्रासोनिक की, क्योंकि इसकी फ्रीक्वेंसी सबसे कम है, तो स्पीड इसकी ज़्यादा होगी ग्राउंड के अंदर इंफ्रासोनिक की, क्योंकि इसकी वेव लेंथ ज़्यादा है।
अब अगर और अब देखते हैं कि स्पीड ऑफ साउंड वो कह रहा है कि एक 256 हर्ट्स के ऊपर एक स्पीड ऑफ साउंड है। अगर उसका हम कंपैरिजन करें 512 हर्ट्स वाली फ्रीक्वेंसी के साथ तो तब स्पीड क्या होगी। तो अभी हमने देखा था कि जो स्पीड होती है वो सेम मीडियम में सेम रहती है, तो उसका फ्रीक्वेंसी पे डिपेंड नहीं करती स्पीड ऑफ साउंड, ना ही वेव लेंथ पे, सेम मीडियम के अंदर। तो चूँकि इसमें उसने मीडियम का नहीं कहा कि चेंज हुआ है, तो ये सेम मीडियम है, तो फ्रीक्वेंसी पे स्पीड डिपेंड नहीं करती। अब ये कोई साइडेड इन्फॉर्मेशन है, ये आपने लाजमी देखनी है। मैं इसमें से एक दो एमसीक्यूज आपके साथ पास पेपर के डिस्कस कर देता हूँ। वो कहता है विच ऑफ द फॉलोइंग कैन हियर अ साउंड ऑफ फ्रीक्वेंसी ग्रेटर दैन 20 किलो हर्ट्ज। अब 20 किलो हर्ट्ज से ऊपर ये तमाम फ्रीक्वेंसी सुन सकते हैं। तो ऑल ऑफ दीज, ये साइडेड इन्फॉर्मेशन है, टेक्स्ट बुक भी ज़रूर आपने करना है। आगे एक और क्वेश्चन आया हुआ था पास पेपर में, विच ऑफ द फॉलोइंग कैन हियर अ साउंड ऑफ फ्रीक्वेंसी लेस दैन 20 हर्ट्ज। तो लेस दैन 20 हर्ट्ज सिर्फ डॉग सुन सकता है। तो ये आप लोगों ने ज़रूर देखनी है। आपको आइडिया हो गया होगा कि वो साइडेड इन्फॉर्मेशन वेव्स वाले चैप्टर में जो ये टेबल्स बने हुए हैं आपने उनको कैसे तैयार करना है। अब हम लास्ट पे डिस्कस करते हैं कौन कौन से फैक्टर्स हैं जो स्पीड ऑफ साउंड को एयर में इफेक्ट करते हैं। पहले नंबर पे प्रेशर आ जाता है। याद रखें प्रेशर का कोई इफेक्ट नहीं होता वेलोसिटी ऑफ साउंड पे। कैसे भला, ये देखें लैपलेस ने जो फार्मूला में बताया था गैमा पी ओवर रो, और अगर आप देखें कि जब हम प्रेशर फर्ज करें इंक्रीज करते हैं, प्रेशर इंक्रीज करते हैं, डेंसिटी क्या होती है, मास ओवर वॉल्यूम। प्रेशर इंक्रीज करने से वॉल्यूम डिक्रीज हो जाएगा, तो डेंसिटी क्या हो जाएगी, इंक्रीज, क्योंकि इसका वॉल्यूम के साथ इन्वर्स रिलेशन है। तो प्रेशर बढ़ाने से डेंसिटी बढ़ जाएगी, प्रेशर कम करने से डेंसिटी कम हो जाएगी। तो ये दोनों रेशियो में है, तो ये सेम रहेगा। तो इसलिए हम गैमा ऑलरेडी कांस्टेंट है, तो इसलिए हम कहते हैं कि स्पीड सेम रहती है। प्रेशर का कोई इफेक्ट नहीं होता स्पीड पे। अब ये एक पास पेपर का एमसीक्यूज है। स्टैंडर्ड टेम्परेचर प्रेशर पे स्पीड ऑफ साउंड 332 मीटर पर सेकंड है। 2 ATM प्रेशर पे कितनी होगी सेम टेम्परेचर पे, तो ज़ाहिर है वही रहेगी स्पीड ऑफ साउंड 332, क्योंकि प्रेशर का कोई इफेक्ट नहीं होता स्पीड ऑफ साउंड पे। डेंसिटी की अगर बात करें तो डेंसिटी हमारे पास जो है बेसिकली अगर इस फार्मूला से देखें लैपलेस के, तो वेलोसिटी और डेंसिटी के स्क्वायर रूट के साथ इन्वर्स का रिलेशन है। तो यहाँ से अब ये एक एमसीक्यूज आता है, हाइड्रोजन की स्पीड और ऑक्सीजन की स्पीड की वो रेशियो पूछता है। तो हाइड्रोजन की स्पीड आप देखें बेसिकली डेंसिटी के साथ इन्वर्स का रिलेशन है, तो हाइड्रोजन की डेंसिटी नीचे आ जाएगी, ऑक्सीजन की डेंसिटी ऊपर। डेंसिटी अगर मॉलिक्यूलर में इसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है वो लिख लें। O2 ऑक्सीजन का मॉलिक्यूलर मास होता है 32, हाइड्रोजन H2 को होता है 2। एयर की बात करें तो हम मॉलिक्यूलर में जो हमारे पास डाई एटॉमिक गैसेज हम लेते हैं, तो यहाँ से अब ये देखें 232 से काट के 16 आ गया, तो 4 आ गया। तो बेसिकली स्पीड ऑफ हाइड्रोजन 4 है, ऑक्सीजन 1 है, तो 4:1। तो जो स्पीड ऑफ हाइड्रोजन, स्पीड ऑफ साउंड हाइड्रोजन के अंदर 4 टाइम्स है स्पीड जो कि ऑक्सीजन के अंदर है, क्योंकि डेंसिटी जो ऑक्सीजन की है वो 16 टाइम्स ज़्यादा है। तो जितनी किसी गैस की डेंसिटी ज़्यादा होगी उतनी इसमें स्पीड ऑफ साउंड कम होगी। तीसरा फैक्टर हमारे पास आ जाता है मॉइस्चर का। मॉइस्चर बेसिकली जब एयर के अंदर होती है तो उसकी डेंसिटी डिक्रीज हो जाती है, और हमें पता है कि स्पीड और डेंसिटी में इन्वर्स का रिलेशन है डेंसिटी के स्क्वायर रूट के साथ। तो जब डेंसिटी डिक्रीज होगी, मॉइस्चर वाली एयर की डेंसिटी डिक्रीज होती है, कम होती है ड्राई एयर से, तो इसलिए हम कहते हैं कि मॉइस्चर वाली एयर के अंदर स्पीड ऑफ साउंड ज़्यादा होगी। तो यही रीज़न है कि ये जो सी शोर है वहाँ पर स्पीड ऑफ साउंड ज़्यादा होती है एज़ कम्पेयर टू लैंड एरिया के। चौथे नंबर पे आ जाता है विंड। जब साउंड एयर के अंदर जिसमें साउंड हैं, जब वो एयर खुद ही मूव कर रही हो तो उसको हम विंड कहते हैं। तो याद आपने रखना है कि जब साउंड और विंड की डायरेक्शन सेम होगी तो तब इनकी दोनों की रिलेटिव स्पीड ऐड हो जाएंगी, और जब हमारे पास साउंड और विंड अपोजिट डायरेक्शन में ट्रैवल कर रहे हो तो फिर इनकी रिजल्टेंट जो स्पीड है वो इस फार्मूला से निकलेगी। यहाँ से ये आप लोगों ने याद रखना है, VW स्पीड ऑफ विंड है और V स्पीड ऑफ साउंड है। आगे हमारे पास आ जाता है इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर। स्पीड ऑफ साउंड बेसिकली जो टेम्परेचर, एब्सोल्यूट टेम्परेचर है उसके स्क्वायर रूट के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। ये देखें आप, ये हमारे पास फार्मूला था स्पीड ऑफ साउंड का गैमा पी ओवर रो, जो लैपलेस ने हमें करेक्ट फॉर्म में बताया था। यहाँ से आप डेंसिटी को रिप्लेस कर दें मास ओवर वॉल्यूम से, वॉल्यूम ऊपर चला गया। अब ये जो PV ऊपर है इसकी जगह NRT लिख दें, और N हमें पता है मोल्स होते हैं, मास ओवर मोलर मास इसकी जगह लिख दें। मोलर मास कैपिटल M से MM से कट गया, तो ये फाइनल रिजल्ट आप याद रखें। यहाँ से आप देखें वेलोसिटी टेम्परेचर के स्क्वायर रूट के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। या आप दो जगह पे अगर वेलोसिटी का कंपैरिजन करना हो दो साउंड्स की, तो ये फार्मूला है। अब कैपिटल T जब भी आ जाए तो टेम्परेचर केल्विन में लेना होता है, और सॉलिड और लिक्विड्स के अंदर तो टेम्परेचर चेंज होने से स्पीड ऑफ साउंड पे कोई इतना फ़र्क नहीं पड़ता, मगर गैसेज के अंदर बहुत ज़्यादा इफेक्ट पड़ता है टेम्परेचर चेंज होने से। तो अब आपने डिग्री सेंटीग्रेड में कितना फ़र्क पड़ता है, अगर हमारे पास 1 डिग्री सेंटीग्रेड हम टेम्परेचर बढ़ा दें, 0 से 1 डिग्री सेंटीग्रेड कर दें, तो स्पीड ऑफ साउंड में 0.61 मीटर पर सेकंड या 61 सेंटीमीटर पर सेकंड का इजाफा होगा। तो डिग्री सेंटीग्रेड में टेम्परेचर
और स्पीड ऑफ साउंड का ये रिलेशन है, यानी 332 प्लस 0.61, ये टी स्मॉल जो है ये सेंटीग्रेड में टेम्परेचर होता है। तो यहाँ से V0 आपने याद रखना है, ये 0 डिग्री सेंटीग्रेड पे स्पीड ऑफ साउंड है जो कि 332 मीटर पर सेकंड होती है। अगर 1 डिग्री टेम्परेचर का इजाफा करेंगे, टी की जगह 1 पुट करें और स्पीड में 0.61 का इजाफा हो जाएगा 0 डिग्री पे जो भी थी 332, और अगर 2 डिग्री सेंटीग्रेड का इजाफा करेंगे तो 0.61 2 से मल्टीप्लाई होकर उतना इजाफा हो जाएगा। तो ये अब अपने दो रिलेशंस याद रखने हैं, स्पीड ऑफ साउंड का गैमा आर टी ओवर एम, इसमें टेम्परेचर केल्विन में पुट करेंगे, और सेंटीग्रेड में टेम्परेचर जब होगा तो स्पीड ऑफ साउंड और टेम्परेचर का ये रिलेशन है। तो ये आप लोगों ने याद रखने हैं। अब इसमें से एक पास पेपर के एमसीक्यूज डिस्कस करते हैं। वो कहता है किस टेम्परेचर पे स्पीड ऑफ साउंड एयर में ट्वाइस डबल हो जाएगी, जो वो 10 डिग्री सेंटीग्रेड पे है। तो इसका मैं आपको एक शॉर्ट ट्रिक बता देता हूँ। ये इनिशियल टेम्परेचर है और ये एन से मुराद है। वो कहता है किस टेम्परेचर पे डबल हो जाएगी, तो एन की जगह 2 पुट कर देना, ट्रिपल हो जाएगी एन की जगह 3 पुट कर देना, और ये वो फाइनल टेम्परेचर है। अब इस वो फाइनल टेम्परेचर आप लोग कैसे निकालेंगे? इनिशियल, अब ये देखें ये कैपिटल टी है तो यहाँ पे टेम्परेचर केल्विन में पुट करना है। ये 10 डिग्री सेंटीग्रेड में था तो इसको केल्विन में करेंगे 283, ये इनिशियल टेम्परेचर आ गया। वो डबल कह रहा था कि किस टेम्परेचर पे स्पीड ऑफ साउंड डबल हो जाएगी, जो वो 10 डिग्री सेंटीग्रेड पे है। तो इस n की जगह पे आप 2 पुट करें। अब ये 2 का स्केयर करें, 283 से मल्टीप्लाई करें तो 1132 केल्विन में आप लोगों के पास बीटा आंसर। तो ये वाला शॉर्ट ट्रिक आपके लिए बड़ा हेल्पफुल होगा, मगर ये उस वक्त यूज़ करना है जब आप लोग ये टेम्परेचर इधर इसमें केल्विन में लेना, और जब वो आपसे ये पूछे कि स्पीड ऑफ साउंड किस टेम्परेचर पर डबल हो जाए, हाफ, ट्रिपल, 4 टाइम, तो तब आपने ये यूज़ करना है। अब ये कुछ की फैक्ट्स याद रखें। स्पीड ऑफ साउंड जो है वो लिक्विड सॉलिड्स के अंदर ज़्यादा होती है क्योंकि उनके अंदर क्लोज पैकिंग होती है और जल्दी डिस्टर्बेंस आगे हो जाती है। और दूसरा मैंने आपको ई ओवर रो रेशियो भी बताया था कि वो सॉलिड की सबसे ज़्यादा होती है, वो उसके बाद लिक्विड की, उसके बाद गैसेज की। अगर किसी बॉडी की स्पीड ऑफ साउंड से ज़्यादा हो जाए तो वो तब हम उसको कहते हैं कि ये सुपरसोनिक है। और सुपरसोनिक, जब कोई चीज़ सुपरसोनिक से मूव कर रही होगी तो उसके पीछे कोनिकल कोन की तरह के रीजन बनते जाते हैं जो कि कॉन्टीन्यूसली स्प्रेड होते जाते हैं, उनको हम शॉक वेव्स कहते हैं, और इनकी वजह से विंडो पैनल के अंदर क्रैक आ जाते हैं। अब ये एंड पे असाइनमेंट के क्वेश्चन हैं, ये सारे पास पेपर वाले हैं, इनको आप लोगों ने बहुत अच्छी तरह से तैयार करना है। देखें जो मैं आपको असाइनमेंट के क्वेश्चन देता हूँ इनको ज़रूर तैयार करना होता है, ज़रूर इसकी प्रैक्टिस करें, और इंशाल्लाह स्पीड ऑफ साउंड में जिस तरह का भी क्वेश्चन आएगा आपका क्लियर हो जाएगा। इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर हमारा स्टेशनरी वेव्स पे होगा। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।